हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल एफआर का मॉक टेस्ट पेपर जो दिसंबर 21 एग्ज़ाम के लिए इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ कर दिया है। बच्चे, 2 सीरीज़ होती हैं मॉक टेस्ट पेपर की। अभी अक्टूबर 21 में सीरीज़ 1 रिलीज़ हुई है। वैसे अभी तक ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे नहीं आई है, पर हम आपको पहले ही करा रहे हैं क्योंकि मॉक टेस्ट ये हो गया है, ठीक है ना। हमारे पास आ गया है, हमने कहा हम इसको डिस्कस कर देते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे जो दिसंबर 21 एग्जाम के लिए आया है। पहले हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, सर कुछ नया है? द आंसर इज नो, कुछ भी नया नहीं है। जैसे मैंने आरटीपी में बोला था कुछ भी नया नहीं है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी नया नहीं है। सर नए क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल हैं। वो तो बच्चे एफआर में आते ही रहेंगे, वो समझ लो कि एफआर में जो न्यू क्वेश्चंस हैं वो तो आते ही रहेंगे। न्यू क्वेश्चंस इसमें हैं, पर सारे न्यू क्वेश्चंस नहीं हैं। क्लियर है? तीसरी बात, सर क्या हम इसको खुद से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और फिर से बोलूंगा जो आरटीपी में बोला था कि पहले आप खुद से करिए। अगर आपके एग्जाम है यू मस्ट हैव रिवाइज टिल नाउ। आप खुद से करिए, फिर अगर कोई डाउट आता है तो आप ये वीडियो देख के उसको क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपके एग्जाम लेट है, जी मैं तो खुद से नहीं करना चाहता, मैं तो सर से ही करना चाहता हूं, फिर आप ये वीडियो पूरे का पूरा देख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? जो भी न्यू क्वेश्चंस होंगे मैं सिर्फ अब वो कराऊंगा बच्चे जो क्वेश्चंस बुक से एज इट इज कॉपी करके एमटीपी में डाले गए हैं, वो हम नहीं करेंगे। मैं बता दूंगा बुक में कौन सा क्वेश्चन है। बुक मतलब जो हमने क्लास बुक दी हुई है उसके अंदर ये कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। आरटीपी में हमने सारे क्वेश्चंस किए थे, वो चलो रिवीजन की बात थी, पर अब हम सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो नया क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट तो नया कोई भी नहीं आया इसमें, सिर्फ और सिर्फ जो नया क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हम जरूर सॉल्व करेंगे। और एफआर में नए क्वेश्चंस करने जरूरी भी होते हैं। एज इट इज ये पेपर में आ जाते हैं। इस बार ना आएगा तो अगली बार आ जाएगा, या उससे अगली बार आ जाएगा, नहीं तो कल को ये सारे क्वेश्चंस कहाँ मिलते हैं? स्टडी मटेरियल में भी मिलते हैं। क्लियर हो गई बात? मैं जो क्लास नोट्स होंगे वो लिंक में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आरटीपी के भी नोट्स में जो क्लास नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कुछ बच्चे कह रहे थे सर लिखने का समय नहीं है, आरटीपी के नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इसके भी एमटीपी के भी क्लास नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है बात? समझ आ गया? चलिए श्री गणेश करते हैं। जो इंस्टीट्यूट ने आपका एमटीपी डाला है, कहाँ गया? ये रहा जी, सीरीज 1। आइए जी। ये देख सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज अक्टूबर 21। सही तरीका वही है। अगर आपकी रिवीजन हो चुकी है तो पहले इस एमटीपी को खुद से सॉल्व करिए। बिकॉज इंस्टीट्यूट का एमटीपी देने का अर्थ क्या है कि वो देखना, आप खुद से अपना इवैल्यूएशन कर पाएं कि हाँ आपकी तैयारी कैसी हुई है। और अगर आपने मेरे ही साथ सब कुछ करना है फिर तैयारी तो मेरी हो रही है। हाँ, जिनके बाद में पेपर है वो मेरे साथ कर सकते हैं, पर जिनके दिसंबर में पेपर हैं उनको पहले खुद से सॉल्व करना चाहिए और फिर उनको हमारे साथ कंपेयर कर सकते हैं। नहीं तो सोल्यूशन देख के भी कंपेयर कर सकते हैं। फिलहाल ये आईसीआई की वेबसाइट पे अभी अवेलेबल नहीं है, मे बी 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है ना। आज तारीख क्या है? आज तारीख है आपकी 9 अक्टूबर। आज तारीख है 9 अक्टूबर, तो 9 अक्टूबर तक ये वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, आगे आ जाएगा 1-2 दिन में। आप वहां से देख सकते हैं। तो मैं इसके क्लास नोट्स का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड आप कर लीजिएगा। क्लियर है? करें स्टार्ट। आइए जी। फॉर्मेट वही है जी जो एग्जाम का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है और बाकी 5 में से आपको कोई 4 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। यही आपके एग्जाम का भी फॉर्मेट होता है। सर पहला क्वेश्चन कौन सा है? बच्चे पहला क्वेश्चन है इंड AS 116 का
फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का, कि जब आप इंड एस 116 पहली बार लगाते हैं, या करेक्ट वर्ड इज इंड एस 116 में हमने ट्रांजिशनल प्रोविजन डिस्कस किया था कि फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। ये देखो एक ही क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में, एक ही सवाल है स्टडी मटेरियल में, और ये क्वेश्चन नंबर 1 वही है। सो ये हम क्लास में नहीं करेंगे, मैं आपको दिखा दूं बुक में कौन सा था। ये रहा, एक सेकेंड, लो जी, तो ये मैंने खोल के रखा हुआ है। सो अपनी बुक, क्लास बुक में ये क्वेश्चन नंबर 43 था। एक ही क्वेश्चन था ट्रांजिशनल अप्रोच के ऊपर, एंड आई थिंक इंस्टीट्यूट ने फिगर्स भी ज़्यादा चेंज नहीं करे, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी चेंज नहीं करे। यहाँ भी 2 लाख का लीज रेंटल है, एमटीपी में भी 2 लाख है, यहाँ भी 12% डिस्काउंट रेट है और बाद में 10% डिस्काउंट रेट है। एग्जैक्ट हूबहू सेम क्वेश्चन है। सो ये हम नहीं डिस्कस कर रहे। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं क्वेश्चन 43 ऑफ बुक। बाकी आप स्टडी मटेरियल से भी देख सकते हैं, उसका नंबर अलग होगा। क्वेश्चन 43 फ्रॉम द बुक आप रेफर कर सकते हैं। इंड एस कौन सा है? 116। क्योंकि जो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने का बच्चे कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अब ये रिवीजन नहीं है, ये तो आपने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सो ये ट्रांजिशनल अप्रोच के ऊपर देखो एमटीपी ने इसको 16 नंबर का क्वेश्चन बना दिया। हालांकि ये इतना डिजर्व करता नहीं है, पेपर में ये आएगा तो 8 नंबर का आएगा मैक्सिमम, 16 नंबर का इसको दिखाया हुआ है। चलो एमटीपी है, पेपर नहीं है। आइए जी, तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 1A, 16 नंबर का, जो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है ट्रांजिशनल अप्रोच के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2B एक न्यू टाइप ऑफ सम है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये इंड एस 1 के ऊपर है, या आप शेड्यूल 3 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नया क्वेश्चन है, पढ़िए जी। A holding company, being the entity under consideration, gives a loan / intercorporate deposit to a subsidiary that is recoverable on demand. ये है जी मेन चीज, at a rate of interest at 10%। वो कह रहा है कि होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया है एंड लोन इज रिकवरेबल ऑन अ डिमांड। हमने होल्डिंग सब्सिडरी के लोन को पढ़ा था इंड एस 109 में, लोन टू सब्सिडरी। हालांकि इस सवाल में ये नहीं पूछा हुआ, यहाँ कुछ और पूछा है। वहां तो पढ़ते हैं ना कि इसके दोनों की बुक्स में एंट्रीज कैसे होंगी, एक के लिए फाइनेंशियल एसेट होगा, दूसरे के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा, फाइनेंशियल एसेट किस वैल्यू पे बनेगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी किस वैल्यू पे बनेगा, वो आपने इंड एस 109 में पढ़ा है। यहाँ कुछ और ही पूछा है, पढ़िए सब पॉइंट ए। Should such loan be classified as current / non-current asset in the books of the holding company? How relevant would the commercial reality of the transaction be in comparison to the legal terms of the transaction? वो पूछ रहा है कि बताइए हमें इस लोन को करंट दिखाना चाहिए या नॉन करंट एसेट दिखाना चाहिए इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। सो बच्चे, हमने करंट और नॉन करंट एसेट की परिभाषा 2 जगह पढ़ी है, एक शेड्यूल 3 में और सिमिलर परिभाषा इंड एस 1 में। ठीक है, जरा याद कराओ मुझे, व्हाट इज करंट एसेट। इंड एस 1 कहता है जी 4 कंडीशंस हैं, चारों में से कोई एक पूरी हो जाए तो ये करंट एसेट बन जाता है। पहला, the asset is due to be settled within 12 months from the reporting date, या due to be realized within 12 months from the reporting date. Asset is due to be realized within normal operating cycle. इन दोनों में से ये कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है लोन रिकवरेबल ऑन डिमांड है, तो डिमांड का मतलब है जब मैं डिमांड करूंगा तब मुझे पैसा वापस करेगा। ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट नहीं है, ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल भी नहीं है। तीसरा, एसेट इज हेल्ड फॉर ट्रेड, हेल्ड फॉर ट्रेड ये है नहीं। और चौथा होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
तो चारों में से कुछ भी नहीं है तो ये करंट एसेट नहीं हो सकता। होल्डिंग कंपनी के लिए ये क्या माना जाएगा? नॉन करंट एसेट ही माना जाएगा। मन में एक सवाल आएगा, सर आप कह रहे हो ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स नहीं है। सर अगर हमने 12 मंथ्स में डिमांड कर ली तो सब्सिडरी को तो मुझे पे करना पड़ेगा। बच्चे ये कहीं नहीं लिखा आपने डिमांड कर ली, ड्यू तो नहीं है ना। ड्यू का मतलब क्या होता है? जिसकी ड्यू डेट फिक्स है, जिसकी ड्यू डेट फिक्स है। और वैसे भी जो होल्डिंग सब्सिडरी के लोन होते हैं वो डिमांड करे ही नहीं जाते। उसने पूछा ना कि कॉमर्शियल रियलिटी कितनी को रेलेवेंट है एज कंपेयर टू लीगल टर्म। लीगल टर्म के अनुसार तो लग रहा है कि मैं जब डिमांड करूंगा मुझे वापस मिल जाएगा, पर कमर्शियल रियलिटी में देखा जाए तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी से लोन वापस लेती नहीं है, वो घर की तो कंपनी होती है। हम इसको जब कंसोलिडेशन पढ़ते हैं तो हम इसको नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जब हमने इंड AS 21 पढ़ाया था तो इसको हम नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस का पार्ट मानते हैं, अगर आपको याद है थोड़ा सा तो, है ना। सो एक्चुअल सेकंड लाइन का अर्थ है कि कॉमर्शियल रियलिटी के अनुसार ये लोन वापस मांगे नहीं जाते। तो ये जो पेबल ऑन डिमांड लिखा होता है इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो कमर्शियल रियलिटी बिल्कुल रेलेवेंट है, वैसे भी परिभाषा पूरी नहीं हो रही। तो ये नॉन करंट एसेट है किसके लिए? होल्डिंग कंपनी के लिए। इवन दो ये पेबल ऑन डिमांड है, जब होल्डिंग डिमांड करेगा सब्सिडरी को पे करना पड़ेगा, पर स्टिल ये करंट एसेट्स की परिभाषा पूरी नहीं करता, बिकॉज कमर्शियल रियलिटी के अकॉर्डिंगली ये लोन कभी वापस मांगे ही नहीं जाते हैं। क्लियर हो गई बात? दूसरा, हाउ दिस लोन ऑब्लिक इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट दैट इज रीपेबल ऑन डिमांड वुड बी क्लासिफाइड इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी। वो कह रहा है होल्डिंग के लिए तो बता दिया, अब बताओ सब्सिडरी की बुक्स में इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। बच्चे देखो, सीधा फैक्ट पे जाओ आप। इंड AS में क्या लिखा है? इंड AS 1 सब्सिडरी के लिए ये लाइबिलिटी है। सो लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कब होती है? 4 कंडीशन, कोई एक पूरा कर दीजिए। पहला, लाइबिलिटी इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। नहीं जी नहीं, ड्यू डेट तो है ही नहीं कोई। रीपेबल ऑन डिमांड है तो ड्यू डेट तो है ही नहीं कोई। लाइबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ना, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिकॉज कमर्शियल रियलिटी के अकॉर्डिंगली ये लोन तो वापस मांगा ही नहीं जाता। लाइबिलिटी इज हेल्ड फॉर ट्रेड, वो तो डेरिवेटिव लाइबिलिटी होती है। चौथा, एंटिटी डज नॉट हैव अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी बियॉन्ड 12 मंथ्स। और इसको हम लिखो, एंटिटी के पास डेफर करने का राइट नहीं है। मतलब अगर लोन वापस मांगा गया तो हमें इमीडिएटली वापस करना पड़ेगा, हमारे पास डेफर करने का राइट नहीं है। क्योंकि ये चौथी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सब्सिडरी के लिए ये एक करंट लाइबिलिटी माना जाएगा। क्योंकि लाइबिलिटी में एक 4th क्लॉज है कि एनी लाइबिलिटी इन विच कंपनी डज नॉट हैव डेफरमेंट राइट बियॉन्ड 12 मंथ्स, वो करंट लाइबिलिटी है। और इसको हम बोलते होते हैं एनी लाइबिलिटी विच इज पेबल ऑन डिमांड, और आप उस डिमांड को 12 महीने से आगे डेफर नहीं कर सकते तो वो एक करंट लाइबिलिटी ही मानी जाएगी। सो क्योंकि ये पेबल ऑन डिमांड है तो सब्सिडरी के लिए ये करंट लाइबिलिटी है, पर होल्डिंग कंपनी के लिए ये एक नॉन करंट एसेट है। बहुत बढ़िया सवाल है, मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलूंगा। 4 नंबर के लिए ये न्यू क्वेश्चन है, कभी भी ये आपके पेपर में आ जा सकता है। क्लियर है? सो इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सो क्योंकि थ्योरेटिकल सवाल है तो लिख के कराने की जरूरत नहीं है, तो मैं इंस्टीट्यूट का आंसर दिखा देता हूं आपको। इनके आंसर्स अलग से दिए होते हैं, ये ले जी आंसर्स। आइए जरा। सो बी, Ind AS 1 provides that an asset shall be classified as current when an entity expects to realize the asset within a period of 12 months after the reporting date। वही उसने परिभाषा की सिर्फ पहली क्लॉज लिखी है। आप बेटर है कि करंट एसेट करंट लाइबिलिटी की पूरी परिभाषा दें, नाम नंबर और रेलेवेंट प्रोविजन में करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज की पूरी परिभाषा दें। टू डिटर्मिन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एंटिटी, commercial reality of the transaction should also be considered. If the loan have been given with an understanding that these loans would not be called for repayment
even though a clause may have been added that these are recoverable on demand, it should be classified as non-current asset. वो कह रहा है अगर कमर्शियल रियलिटी ये कह रही है कि ये लोन कभी वापस मांगा ही नहीं जाएगा, तो सिर्फ इतना लिख देने के से कि ये रीपेबल ऑन डिमांड है, ये करंट लाइव एसेट नहीं हो जाता। और आप तो सिंपल लिखिए ना कि ये करंट एसेट की परिभाषा ही पूरी नहीं करता, इसलिए ये नॉन करंट एसेट है। जबकि उसके लिए उल्टा है, लाइबिलिटी शुड बी क्लासिफाइड एज करंट इफ इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। ये कॉन्सेप्ट यहां नहीं लगता, यहां फोर्थ क्लॉज लगती है। सिंस द लोन वुड बिकम ड्यू इमीडिएटली एज एंड व्हेन डिमांडेड and entity does not have unconditional right to defer the settlement of liability for at least 12 months, it should be classified as the current liability. क्लियर हो गया? बट आपको इतना घटिया तरीके से आंसर नहीं करना। आप करंट एसेट की परिभाषा दीजिए, पहले पार्ट का आंसर कीजिए, देन करंट लाइबिलिटी की परिभाषा देके बोलिए कि एंटिटी डज नॉट हैव राइट ऑफ डेफरमेंट, हेंस दिस इज करंट लाइबिलिटी। क्लियर है? सो बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में, न्यू क्वेश्चन है पर कोई मुश्किल सवाल नहीं है। इंड AS 1 की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है ये। आप इसको शेड्यूल 3 का भी बोल सकते हैं, बिकॉज सिमिलर परिभाषा कहां है? शेड्यूल 3 में भी है। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? तो ये 4 नंबर का MTP में 1B क्वेश्चन था। ओके, आइए जी नेक्स्ट देखते हैं 2A। अगेन ये एक न्यू सम है, आइए जरा पढ़ते हैं। नई तरह का, अलग तरीके का सम है। राइडर, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी is reviewing certain events which have occurred since its year end 31 मार्च 2004। बच्चे इवेंट्स तो इंड AS 10 में कवर होते हैं। वो कह रहा है ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2004 और उसके बाद के इवेंट्स को वो रिव्यू कर रहा है। सो लग रहा है इंड AS 10 का क्वेश्चन है, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑथोराइज्ड फॉर इशू ऑन 12 मई 2004। तो इसका मतलब 31 मार्च 1/4 से लेकर 12 मई तक जो भी घटनाएं होती हैं, दैट इज कॉल्ड इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। और वो इवेंट्स 2 तरह के होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। द फॉलोइंग इवेंट्स आर रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004। लो जी, एक इवेंट दिया हुआ है। द कंपनी ग्रांटेड शेयर एप्रिसिएशन राइट्स SAR to its employees on 1/4/2002 based on 10 million shares। वो कह रहा है 1/4/2002 को हमने एम्प्लॉइज को SAR ऑफर किए थे 2 साल पहले। एट द डेट द राइट्स आर एक्सरसाइज्ड, द SAR प्रोवाइड एम्प्लॉइज विद द राइट टू रिसीव कैश इक्वल टू एप्रिसिएशन इन द कंपनीज शेयर प्राइस सिंस द ग्रांट डेट। वो तो होता ही है। SAR का मतलब क्या होता है कि जो भी ग्रांट डेट वाले दिन भाव होगा, मान लो 10 रुपए, और एक्सरसाइज डेट वाले दिन 16 रुपए, तो कंपनी आपको 6 रुपए देगी। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स आर ऑलवेज सेटल्ड इन कैश, इंड AS 102। ठीक है ना, वही लिखा है कि एट द डेट द राइट्स आर एक्सरसाइज्ड, द SAR प्रोवाइड एम्प्लॉइज विद द राइट टू रिसीव कैश, कितना? इक्वल टू द एप्रिसिएशन इन कंपनीज शेयर प्राइस सिंस द ग्रांट डेट। ग्रांट डेट से लेकर आज तक जितना शेयर का भाव बढ़ा है उतना कैश प्रोवाइड कराते हैं। द राइट्स वेस्टेड ऑन 31 मार्च 2004 एंड पेमेंट वॉज मेड ऑन शेड्यूल्ड 1 मई 2004। ठीक है जी, मैं दोबारा समझाऊंगा, पहले एक बार पढ़ लें। द फेयर वैल्यू ऑफ SAR, देखो शॉर्ट फॉर्म यूज होते हैं FV, ये तो फेस वैल्यू भी होती है। द फेयर वैल्यू ऑफ SAR पर शेयर एज ऑन 31 मार्च 2003 वॉज 6 रुपए, 31 मार्च 2004 8 रुपए एंड 1 मई 2004 9 रुपए। द कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड अ लाइबिलिटी फॉर SAR एज एट 31 मार्च 2002 बेस्ड अपॉन इंड AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, बट द लाइबिलिटी वॉज स्टेटेड एट द सेम अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2004। कुछ लिखा है, मैं समझाता हूं, रुकिए। डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव इवेंट्स
इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ राइडर ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004 टेकिंग इनटू अकाउंट द इम्प्लीकेशन ऑफ इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। दोबारा पढ़ लो क्वेश्चन एक बार, मैं इसको डायग्राम बना के समझाऊंगा, पर एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए प्लीज। लेट्स डू वन थिंग, जस्ट पॉज द वीडियो और क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। आई होप सो आपने पढ़ लिया होगा। आइए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। पढ़िए, वो कह रहे जी 31 मार्च 2004 के बाद के इवेंट्स को रिव्यू किया जा रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथोराइज्ड फॉर इशू 31 मई 2004, या 31 में है, यस 12 मई 2004। तो इसका मतलब यहां से यहां तक के इवेंट्स को बोला जाता है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अब हुआ क्या है, द कंपनी ग्रांटेड सार टू इट्स एम्प्लॉइज ऑन 1/4/2002। 1/4/2002 को हमने एम्प्लॉइज को सार ऑफर करे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 10 मिलियन शेयर्स। और आपको पता है सार आर ऑलवेज सेटल्ड इन कैश, इंड AS 102 में पढ़ते हैं। जितनी भी एक्सरसाइज डेट वाले दिन इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उतने पैसे कंपनी पे करती है, और सार का हर ग्रांट डे, हर ईयर एंड पे जाके लाइबिलिटी को फेयर वैल्यू पे लेके आना पड़ता है। वैसे इसकी फेयर वैल्यू बार बार चेंज होती है, आपको पता है। एट द डेट द राइट्स आर एक्सरसाइज्ड, the SAR provide employees with the right to receive cash equal to appreciation to company's share price since the grant date। वो हो गया। राइट्स वेस्टेड ऑन 31 मार्च 2004, ये वेस्टिंग डेट है, ये वेस्टिंग डेट है। आगे, एंड पेमेंट वॉज मेड ऑन 1 मई 2004, 1/5/2004 को पेमेंट करी गई है। ओके, द फेयर वैल्यू ऑफ सार पर शेयर ऑन 31 मार्च 2003। सो ये आ गया आपका 31 मार्च 2003। यहां सार की फेयर वैल्यू दी हुई है। फेयर वैल्यू ऑफ सार ऑन 31 मार्च 2003 वॉज 6 रुपए। 31 मार्च 2004 को 8 रुपए और 1 मई को फेयर वैल्यू है 9 रुपए। तो बताओ आपको कितने पैसे देने पड़े होंगे? 9 रुपए। फेयर वैल्यू का मतलब ही क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आपको उसको 9 रुपए पे करने पड़े होंगे 1 मई को। कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड अ लायबिलिटी फॉर सार एज एट 31 मार्च 2002। उसने सार दिए कब थे? 1/4/2002 को, यस। तो यहां पे फिर 31 मार्च 2000 नहीं, एक सेकंड, ये क्या कह रहा है सवाल? सार कब दिए थे? 1/4/2002 को। वो कह रहा है कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड द लायबिलिटी फॉर सार एट एज 31 मार्च 2002। बेवकूफ, 31 मार्च 2002 को तो सार दिए ही नहीं है। क्वेश्चन में एरर है। इधर देखो, ये ना इंस्टीट्यूट भी ना कुछ गड़बड़ करते हैं। ये देखो साफ साफ लिखा है कि 1/4/2002 को सार दिए हैं, और यहां लिखा है कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड अ लायबिलिटी फॉर सार एट 31 मार्च 2002। नहीं, गलत हो गया। 31 मार्च 2003 होना चाहिए। 31 मार्च 2002 ग्रांट डेट वाले दिन तो कोई एंट्री नहीं होती। ग्रांट डेट वाले दिन तो कोई एंट्री ही नहीं होती है। अब ये पता नहीं क्या चक्कर है। चलो छोड़ो, इग्नोर करो इस लाइन को, वैसे भी हमें को फर्क नहीं पड़ता। सो द कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटी फॉर सार एज एट 31 मार्च 2002। वैसे भी ये तो ग्रांट डेट से भी पहले की डेट है। 31 मार्च 2002 को तो सार दिए ही नहीं थे। पता नहीं क्या हो रहा है। बेस्ड अपॉन इंड AS 102 बट द लायबिलिटी वॉज स्टेटेड एट द सेम अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2004। वो कह रहे गड़बड़ हो गई सवाल से, ये 1/4/2001 होना चाहिए था।
फिर 2, 3, 4, फिर वेस्टिंग पीरियड 3 साल हो जाता, वो कह रहा वेस्टिंग पीरियड 2 साल है। सो क्वेश्चन से थोड़ी बहुत ही गड़बड़ हुई है। क्योंकि अगर 1/4/2002 को दिए हैं, है ना, तो 31 मार्च 2003, 31 मार्च 2004, 2 साल वेस्टिंग डेट बनती है। चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहा हुआ क्या है, हमने यहां लाइबिलिटी बना दी, मान लो बनानी थी, वैसे बनानी नहीं थी, मान लो बनानी थी। वो कह रहा है 31 मार्च 2004 को सेम लाइबिलिटी बुक्स में खड़ी है। आप समझ रहे हो? 31 मार्च 2004 को सेम लाइबिलिटी बुक्स में खड़ी है जितनी भी थी, जबकि गड़बड़ हो गई क्योंकि सार को हर ईयर एंड पे हमें फेयर वैल्यू पे लेके आना होता है। तो पहले उसको यहां पे 31 मार्च 2003 को फेयर वैल्यू पे लेके आना था और कितना खर्चा बुक करना था, 10 मिलियन इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है ना, यहां लाइबिलिटी 0 है जी, बेवकूफ है ये सवाल, शुरू में लाइबिलिटी 0 है। तो यहां पे आपका कितना खर्चा बुक होता, 30 मिलियन का। फिर 31 मार्च 2004 को 10 मिलियन इंटू 8 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, 80 मिलियन माइनस 30 मिलियन, खर्चा कितना बुक होना था, 50 मिलियन। मतलब 30 मिलियन खर्चा यहां बुक होना था, 50 मिलियन खर्चा इस साल के पीएल में बुक होना था, जबकि उसने कोई खर्चा बुक किया ही नहीं, बिकॉज शुरू में तो लाइबिलिटी 0 है। वो अलग बात है, वो लिख रहा है, बेवकूफ है वो सवाल कि हाँ जी शुरू में मैंने लाइबिलिटी बुक कर ली, पूरे ग्रांड डेट पे कैसे लाइबिलिटी बुक कर ली, ठीक है ना। तो शुरू में लाइबिलिटी 0 थी, इसका मतलब उसने अभी तक सार को बुक्स में लिखा ही नहीं है। ये मतलब है कि उसने अभी तक सार को बुक्स में लिखा ही नहीं है। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। सो द कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड अ लाइबिलिटी फॉर सार एज एट 31 मार्च 2002 यानी कि 0 बेस्ड अपॉन इंड एज 102। तो इंड एज 102 कहता है पहले दिन लाइबिलिटी 0 होती है, हालांकि टेक्निकली ये तो पहले दिन से भी एक दिन पहले है। बट द लाइबिलिटी वॉज स्टेटेड एट द सेम अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2004 विच शुड बी 0। ठीक है ना। डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अबव इवेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ राइडर ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004 टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इम्प्लीकेशंस ऑफ इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। वो कह रहा है बताओ इस फाइनेंशियल ईयर में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। पहले तो ये एरर है कि पिछले साल 30 मिलियन का खर्चा बुक होना चाहिए था, उसने 30 मिलियन का खर्चा बुक किया नहीं। तो एक तो इसको पिछले साल एरर इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा एज पर इंड एज 8। अपने साल तो हो ही जाएगा ना कि अपने साल हम 50 मिलियन का खर्चा बुक कर देंगे। सो पिछले साल 30 मिलियन, अपने साल 50 मिलियन का खर्चा बुक होगा। ये एरर है, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और एरर आपको पता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रेक्टिफाई होते हैं। अगर गलती पिछले साल हुई है तो पिछले साल की बुक्स में जाके ठीक कर दीजिए। तो पिछले साल 30 मिलियन का खर्चा बुक होना चाहिए, इस साल 50 मिलियन का। नाउ इसमें इवेंट कहाँ है, इंड एज 10 कहाँ है, सुनो। पेमेंट हुई है 1/5/2004 को 9 रुपए पे। तो जो एक्स्ट्रा 1 रुपया पे किया, बिकॉज बुक्स में तो लाइबिलिटी 80 मिलियन चल रही है, ये जो एक्स्ट्रा 1 रुपया पे करना है, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है, ये सवाल है। बिकॉज अप्रूवल हुई है 12/5/2004 को, पेमेंट हुई है 1/5/2004 को, पेमेंट करते टाइम 1 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया। तो 10 मिलियन का 1 रुपया 10 मिलियन, क्या ये 10 मिलियन एडजस्टिंग इवेंट है, ये सवाल है। पहले तो हो गया, जो एरर था वो तो रेक्टिफाई करा दिया। अब क्वेश्चन होता है क्या ये जो 10 मिलियन एक्स्ट्रा पे करना पड़ा बुक्स ऑफ अकाउंट्स अप्रूवल से पहले, ऑथराइजेशन से पहले, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है। एडजस्टिंग इवेंट की परिभाषा क्या होती है, एज पर इंड एज 10 एडजस्टिंग इवेंट मीन्स एनी इवेंट विच प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च, इस दिन फेयर वैल्यू थी 8। क्या आपको ख्वाब आएगा कि ये फेयर वैल्यू 9 रुपए हो जाएगी? द आंसर इज नो। तो दिस इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। बच्चे फेयर वैल्यू चेंज जो बैलेंस शीट डेट के बाद होता है, तो बैलेंस शीट डेट पे थोड़ा सा पता होता है कि बाद में कितना फेयर वैल्यू चेंज होगा। फेयर वैल्यू तो एक डायनामिक चीज है, ये तो चेंज होती रहती है।
सो ये 10 मिलियन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा 31 मार्च 2004 को. दिस विल बी ट्रीटेड एज द नॉन एडजस्टिंग इवेंट. खतरनाक सवाल है. एक तो एरर भी है क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्योंकि 1/4/2002 को दे रहा है और 31 मार्च 2002 को लाइबिलिटी बुक करा रहा है. वो ठीक है, हमने हिसाब लगा लिया, शुरू में 0 ही है. फिर एरर भी है सवाल में. फिर सार की नॉलेज होनी चाहिए, सार का याद होना चाहिए कि सार जो है वो हर बैलेंस शीट डेट पे जो फेयर वैल्यू होती है उस पे सार बुक करते हैं. सार को प्रोविजन को चेंज करना पड़ता है. और फिर इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड की भी नॉलेज चाहिए. गुड क्वेश्चन. बस एक एरर को छोड़ दे तो सवाल अच्छा था. सो 2 आंसर होंगे. एक तो पिछले साल 2002-03 में 30 मिलियन बुक होगा, 2003-04 में 50 मिलियन बुक होगा. ये इंड AS 102 के अकॉर्डिंगली बुक हो रहा है और एडजस्ट हो रहा है इंड AS 8 के अकॉर्डिंगली एरर. और दूसरा, ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, ये जो 8 से बढ़ के 9 हो गया बिकॉज फेयर वैल्यू चेंज की कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही होती बैलेंस शीट डेट वाले दिन. खूबसूरत पेपर है जी FR का. मतलब डायनामिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबरदस्त. 2-2 3-3 इंड AS को मिक्स करके पूछे जाते हैं. तभी जब मैं GFRS पढ़ाता हूँ आत्मा तृप्त हो जाती है, बिकॉज वहां तो और भी ज्यादा एडवांस चीजें पूछी जाती हैं. इनका आंसर देख लें, अगर सही लिखा होगा तो ठीक, नहीं तो मैं करवा दूंगा. सो पहले इंड AS 102 का रेफरेंस है. रिक्वायर्स अ कंपनी टू रीमेजर फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी टू पे कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट एट ईच रिपोर्टिंग डेट. बिल्कुल ठीक, कि जो कैश सेटल्ड होते हैं, सार कैश सेटल्ड होते हैं, तो इनको हर रिपोर्टिंग डेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है. हेंस द कंपनी शुड रिकॉग्नाइज लाइबिलिटी ऑफ 80 मिलियन एट 31 मार्च 2004. हमने भी यही निकाला था कि आपको 50 मिलियन ये रहा, 30 मिलियन ये रहा, तो यहाँ पे भी एंट्री करी होगी ना आपने, या एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू SBP लाइबिलिटी कितना 30 मिलियन. फिर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू SBP लाइबिलिटी कितना 50 मिलियन. तो इसका मतलब यहाँ पे SBP लाइबिलिटी बुक होनी चाहिए कितना 80 मिलियन. हमने भी यही पढ़ा है. आगे, द लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड एट 31 मार्च 2004 वॉज इन फैक्ट बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस एट प्रीवियस ईयर एंड वुड हैव बीन शोन. ये पता ही नहीं क्या लिखा है. वो कहना वही चाहता है कि आप 30 मिलियन और 20 मिलियन ये सब बुक करिए, पर वो सही तरीके से नहीं लिख पाया. ये मैं क्वेश्चन आपको लिखवा ही देता हूँ. उन्होंने सही आंसर, उन्होंने एरर का नाम ही नहीं लिया. वो सार कह रहा है एक मई को सेटल हो रहा है 90 मिलियन पे. जो 10 मिलियन का इंक्रीज है इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट. बिल्कुल ठीक. सो घटिया सवाल था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं लिखवा देता हूँ इसका आंसर. लिखिए जी. तो इसमें काफी कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा तब जाके इसका आंसर होगा. एज पर इंड AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, द लाइबिलिटी in respect of SAR shall be recognized at each balance sheet date using fair value at that date. In the given question, company has not recognized, तो मैं भी एरर का नाम लिखे बिना ही आंसर कर दूंगा. लाइबिलिटी फॉर SAR फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003 एंड 31 मार्च 2004. So this is not correct.
and such error should be rectified in the books of accounts. Such error should be rectified in the books of accounts. तो इस एरर को आपको रेक्टिफाई करना चाहिए. So liability एज ऑन 31 मार्च 2003, तो 10 मिलियन शेयर्स, 6 रुपये फेयर वैल्यू, 2 साल का वेस्टिंग पीरियड, 30 मिलियन. लाइबिलिटी एज ऑन 31 मार्च 2004, 10 मिलियन इंटू 8 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, 80 मिलियन. मैंने सीधा लाइबिलिटी निकाली है. अगर खर्चा निकालना है तो -30 कर दीजिए, 50 मिलियन, माइनस एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर 30, तो एक्सपेंस ऑफ 2003-04 50 मिलियन. ये एक बात हो गई जो उसने गलती करी हुई थी, तो उसको एरर रेक्टिफाई करना पड़ेगा. द सार is exercised on 1 मई 2004, यही था ना? Yes. On which date the fair value of SAR is 9 rupees. So, company needs to pay extra 10 million rupees on 1/5/2004, which is a non-adjusting event as per Ind AS 10 for the year ended 31 मार्च 2004. अब ज़्यादा से ज़्यादा नॉन एडजस्टिंग इवेंट की परिभाषा भी दे सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, सो मैंने इसको करेक्ट करके लिखवा दिया. ये डायग्राम ज़रूर बना लीजिएगा, मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ आपके लिए. सो क्वेश्चन में छोटा सा एरर था, पर उससे कोई इतना फर्क पड़ा नहीं सवाल में. सवाल फिर भी हो गया हमारा. ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है. सो बढ़िया सवाल है जी. क्वेश्चन में कोई बुराई नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था. पॉज करिए, ऊपर करेंगे. पॉज करिए, ऊपर करेंगे. पॉज करिए. चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा. क्लियर है? आइए जी. सो ये था क्वेश्चन नंबर 2A. कितने मार्क्स का दिया हुआ है यहाँ पे? 6 मार्क्स का. बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था ये. आइए जी 2B. ये 4 नंबर का कोई थ्योरेटिकल टाइप सम लग रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मीट एंड नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ इंड AS 32. वो कह रहा है ये बताओ इनमें से कौन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और कौन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. पहले तो बताओ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है. Financial instrument means a contract between two parties which is a financial asset for one person and financial liability or other equity instrument for the another person. It is a contract. पहली बात तो contract होना चाहिए.
contract between two parties which is a financial asset for one person or financial liability or equity instrument for the another person. क्लियर है? फिर उसके बाद फाइनेंशियल एसेट, कैश, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, इन्वेस्टमेंट इन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी, फिर दो डेरिवेटिव आते हैं. फिर लाइबिलिटी में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट, और फिर दो डेरिवेटिव आते हैं. ठीक है, आइए जी. कैश डिपॉजिटेड इन बैंक बिल्कुल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. क्यों? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है और बैंक के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश फाइनेंशियल लाइबिलिटी है. गोल्ड डिपॉजिटेड इन बैंक्स, नो. मगर मैंने बैंक में गोल्ड जमा कराया तो राइट टू रिसीव गोल्ड है, और गोल्ड कोई फाइनेंशियल एसेट थोड़ा ना है, तो फिजिकल एसेट है, तो इट इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. ट्रेड रिसीवेबल, यस. कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है और देने वाले के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश है. सो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट, उसके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, यस, सेम. डेट में भी मेरे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, उसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू पे कैश है. इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, यस, क्योंकि मेरे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को तो फाइनेंशियल एसेट माना ही जाता है और उसके लिए ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है. बोलते हैं ना फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पर्सन और फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फॉर द अनदर पर्सन. प्रीपेड एक्सपेंस, नो. अगर मैंने किसी को एडवांस में कोई खर्चा पे कर दिया तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव सर्विस है, कैश नहीं है. सो दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट. इंटर कॉर्पोरेट लोन्स और डिपॉजिट्स, यस, ये तो अभी पढ़ा है, सब्सिडरी वाला क्वेश्चन, बिल्कुल है. डेफर्ड रेवेन्यू, नो. डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है? कि आपको रेवेन्यू मिल चुका है, आपकी इनकम नहीं मानी गई, बस वो कैश थोड़ा मिलना है आपको, जो मिलना है मिल गया. नॉट अ फाइनेंशियल एसेट. टैक्स लाइबिलिटी, नो. क्यों? ये बच्चे लीगल ऑब्लिगेशन है, जबकि हमने पढ़ा है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल होना चाहिए. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अराइजेज आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जबकि ये तो एक लीगल ऑब्लिगेशन है. सो दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. प्रोविजन, नो. अगेन ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस होते हैं ज्यादातर. एस्टिमेटेड लिटिगेशन लॉसेस कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कह सकते हैं, ठीक है ना. ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होता. सो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल सा सवाल था. सो हमने ऐसे ही सॉल्व कर लिया, इसको लिख के करने की जरूरत नहीं है. ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं. सी देखिए जी, 5 मार्क्स, तो एक क्वेश्चन के 3 टुकड़े करेंगे. 6 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स, 4 टुकड़े, सॉरी 5 मार्क्स अभी और भी हैं. क्वेश्चन नंबर सी जो है ये मैं नहीं कराऊंगा. इंड एस 115, मॉडिफिकेशन इन कॉन्ट्रैक्ट, क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट का सम है और सिमिलर सम अपना क्लास में किया हुआ है, बुक में है. अब मैं दिखाने नहीं जाऊंगा कहाँ पे है, बुक में है. क्यूमुलेटिव कैचअप, जहाँ पे मॉडिफिकेशन करके डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को एडजस्ट नहीं किया जाता, तो एग्जिस्टिंग में ही चेंज किया जाता है. सो ये आप खुद से करेंगे. क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट का सम है, बहुत ही सिंपल है, क्लास में एग्जाम्पल भी करे हुए हैं इसके, और प्लस हमने इसके ऊपर बुक इंस्टीट्यूट की बुक से क्वेश्चन भी किया हुआ है. मैं सवाल पढ़ दूं फिर भी एक बार. ग्रोथ लिमिटेड एंटर्स इनटू अरेंजमेंट विद अ कस्टमर for infrastructure outsourcing deal. Based on its experience, Growth Limited determines that customizing the infrastructure will take approximately 200 hours in total to complete the project and charge 150 per hour. तो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें 200 घंटे काम किया जाएगा और हम चार्ज करेंगे 150 पर आवर, यानी कि 30,000. अब हुआ क्या? आफ्टर इनकरिंग 100 आवर्स ऑफ टाइम, 100 घंटे काम करने के बाद, ग्रोथ लिमिटेड एंड द कस्टमर एग्री टू चेंज एन आस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इंक्रीजेज द एस्टिमेट्स ऑफ लेबर आवर्स बाय 50 आवर्स एट द रेट ऑफ 100 पर आवर. अब उसको लगता है कि 50 घंटे और भी लगेंगे और वो उस 50 घंटे के 100 रुपये चार्ज करेगा.
अब ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये जो एक्स्ट्रा काम हो रहा है ये डिस्टिंक्ट है कि नहीं है, तो मान के चलेंगे डिस्टिंक्ट नहीं है। समझ रहे हो ना, डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ये 5,000 हो गया, तो हम बोलते होते हैं टोटल 35,000, 250 घंटे काम होगा, तो पर आवर का रेट कितना हो गया, पर आवर का रेट हो गया 140। अब उसने क्या किया हुआ है, 100 घंटे काम तो हो गया, तो 100 घंटे के हिसाब से 150 रुपए के हिसाब से उसने 15,000 रेवेन्यू बुक कर लिया, जबकि करना कितना चाहिए था, 140 के हिसाब से 14,000, तो 1,000 का रेवेन्यू उसको रिवर्स करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव कैचअप। सो किया हुआ है, मैं दिखाई देता हूं एक बार कि बुक में कौन सा क्वेश्चन है, फिर बोलोगे पता नहीं कौन सा सवाल है। ये शुरू में ही होगा। हाँ ये रहा, ये वाला क्वेश्चन है जी। डेटा भी सेम है, ये देखो 200 घंटे 150, डेटा भी सेम है, नाम भी सेम है, शायद नाम भी सेम है, ग्रोथ लिमिटेड। सो रेफर क्वेश्चन नंबर 6, देखो यहाँ भी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। सो रेफर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ आर बुक। वैसे मैंने बता ही दिया कैसे करना है, बट स्टिल अगर आप देखना चाहें तो रेफर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इंड AS 115। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर कुछ और होगा, पर क्यूमुलेटिव कैचअप का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने करा ही दिया वैसे पूरा क्वेश्चन कि 1,000 रुपए का रेवेन्यू उसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर क्यूमुलेटिव कैचअप नहीं याद है तो पहले इंड AS 115 रिवाइज कर लीजिए प्लीज, ठीक है। डी, ये भी बच्चे इंड AS 115 का है और ये भी बुक का क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, ब्याज, ठीक है ना, पढ़ लेते हैं एक बार। ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, इंड AS 115 का। NKT लिमिटेड sells a product to a customer for 1,21,000 that is payable 24 months after delivery. So 1,21,000 रुपये मिलेगा 24 महीने बाद। सो हमें देखना पड़ेगा इसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है कि नहीं। द कस्टमर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, मतलब कंट्रोल मैंने आज ही ट्रांसफर कर दिया, पैसा बाद में मिलेगा, तो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, 12 महीने से ज्यादा है। कॉन्ट्रैक्ट परमिट्स द कस्टमर टू रिटर्न द प्रोडक्ट विद इन 90 डेज, वो अलग मुद्दा है। द प्रोडक्ट इज न्यू एंड एंटिटी हैज नो रेलेवेंट हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न और अदर अवेलेबल मार्केट एविडेंस, वो रिटर्न होना होगा तो उसकी प्रोविजन बन जाएगी, वो छोड़ दीजिए। वो कह रहा है वैसे भी कोई इतिहास नहीं है इसका, तो रिटर्न का आपको कुछ नहीं करना है। कैश सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख, अगर आज बेचते और आज ही पैसे मिलते तो 1 लाख लेते। विच रिप्रेजेंट्स द अमाउंट दैट द कस्टमर वुड पे अपॉन डिलीवरी ऑफ द सेम प्रोडक्ट सोल्ड अंडर अदरवाइज आइडेंटिकल टर्म्स एंड कंडीशंस एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, मतलब अगर आप आज ही हमें पेमेंट करते तो हम 1 लाख रुपए लेते। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 80,000 है, ये रेलेवेंट नहीं है, मतलब आपको घर पे 80 का पड़ा है, अगर कोई कैश लेता तो मैं 1 लाख का बेचता, जो 24 महीने बाद ले रहा है तो हम 1,21,000 का दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स इम्प्लिसिट रेट ऑफ 10%, ये IRR दिया हुआ है सवाल में। ऐसा है ना कि आज लोगे तो 1 लाख, 2 साल बाद दोगे तो 1,21,000, तो आप इन दोनों को कंपेयर करके IRR निकाल भी सकते थे, सवाल ने दिया हुआ है 10%, तो मान के चलेंगे यही आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्वेश्चन में कुछ साइलेंट है क्योंकि हमने लिखवाया हुआ है कि डिस्काउंटिंग होनी चाहिए यूजिंग द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो आप इम्प्लिसिट रेट को मार्केट रेट मान लेंगे। सो इनिशियली रेवेन्यू कितने पे रिकॉग्नाइज होगा, 1 लाख पे, फिर 2 साल का ब्याज। पहले साल एंट्री क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, कितना, 1 लाख, 1,21,000 नहीं 1 लाख। सो फिर 1 साल का ब्याज लगेगा, 1 लाख का 10% कितना, 10,000, तो ये हो गया 1,10,000। फिर 1 साल बाद एंट्री होगी क्या, आपको ब्याज मिलना है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम 10,000, फिर 1,10,000 का 10% 11,000 हो गया, 1,21,000।
डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, और लास्ट में बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। क्लियर है? एनालाइज द अबव ट्रांजैक्शन with respect to financing component and compute the amount to be charged in each year as financing। वो तो मैंने बता ही दिया, 10,000 और 11,000। सो कथा लिखनी पड़ेगी जी, इन्होंने लिखी होगी। वैसे बुक का क्वेश्चन है, ये किया हुआ है हमने क्लास में। देखो वही लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। बाकी आप वो कंडीशन लिख देना कि 12 महीने से ज़्यादा का पीरियड होना चाहिए, कोई और कारण नहीं होना चाहिए ये ड्यू करने का, एंड ऑल दैट थिंग्स। जो 3-4 कारण होते हैं जहाँ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं होता। सो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा एक बार आंसर। ये मेनली जो आंसर है वो तो मैंने आपको करा ही दिया। तो हर साल इंटरेस्ट रेवेन्यू बुक करना है, आप जनरल एंट्रीज भी इसमें डाल के दिखा सकते हैं। बुक में ये क्वेश्चन है, अब मैं रेफर नहीं करने जाऊँगा, वो छोड़ दीजिए। बुक में ये क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर भी सकते हैं। क्लियर है? सो इंड एस 115 के 2 सम हैं इसमें, पर दोनों के दोनों बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ खास चर्चा इनमें नहीं है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा हो गया। आइए जी क्वेश्चन नंबर 3, ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के ऊपर है, जो हमने एक लेक्चर लगाया हुआ है। थ्योरी टॉपिक है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, तो ये आप खुद करेंगे, इसमें मेरे कराने लायक कुछ नहीं है। ठीक है? सो एक लेक्चर है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का, हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है क्लास में। सो इसका अभी तक पेपर में ज़्यादा नहीं आया है। सो ये क्वेश्चन आप खुद पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ IRCC in relation to integrated reporting, what considerations are kept in mind while developing the framework। तो जो इनकी बॉडी है IRCC, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करती है, उसके बारे में पूछा है। सो क्लास में डिस्कस किया हुआ है ये चैप्टर, स्टडी मटेरियल से कराया था हमने ये चैप्टर। ठीक है? इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। आप देखो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का सम पूछ लिए हैं, सम तो नहीं सॉरी, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, पर नंबर तो 5 खराब होंगे ना अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो। सो अपना डिस्कस किया हुआ है क्लास में, अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है? सो इसको डिस्कशन लायक नहीं है। 3B आ गया जी आपका फेवरेट, इंड एस 110 कंसोलिडेशन का आई थिंक 15 नंबर का सम है। और इस तरह के बहुत सम मैंने क्लास में कराए हुए हैं अपनी तरफ से देके। इंस्टीट्यूट की बुक में इस तरह के सम कम है, पर हमने अपनी तरफ से इस तरह के सम कराए हुए हैं, तो मैं ये सम भी जरूर कराऊंगा क्योंकि ये आ सकता है। पढ़िए जी। सो इस पे समय लगेगा आप करने में। फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है कंसोलिडेशन के ऊपर, इंड एस 110। ऑन 1/4/2001 A Limited acquired 80% of the share capital of S Limited. On acquisition date, the share capital and reserves of S Limited stood at 5 lakh and 1,25,000 respectively. So उस दिन के नेट एसेट्स दिए हुए हैं। A Limited paid initial cash consideration of 10 लाख, तो शुरू में उसने 10 लाख दे दिया। Additionally, A Limited issued 2 lakh equity shares with a nominal value of 1 per share at a current market value of 1.8 per share। उसने 2 लाख शेयर भी दिए। This is also part of purchase consideration. It was also agreed that A Limited will pay a further sum of 5 lakh after 3 years. Cost of capital 10%. What is this? Deferred consideration. So 5 लाख रुपया deferred consideration भी है। एप्रोप्रिएट डिस्काउंट फैक्टर दिए हुए हैं 10% के। तो ये कब पे करना है? 3 साल बाद। तो 3 साल की प्रेजेंट वैल्यू लग जाएगी, आपको पता है। डेफर्ड कंसिडरेशन इज रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट वैल्यू। और ये देखो, द शेयर्स एंड डेफर्ड कंसिडरेशन हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ने 3 चीजें दी हैं, 10 लाख रुपया कैश दिया है, प्लस शेयर्स दिए हैं, प्लस एक डेफर्ड कंसिडरेशन है। पर वो कह रहे हैं ए लिमिटेड ने अपनी स्टैंड अलोन बुक्स में ना तो शेयर्स को रिकॉर्ड किया है, ना ही डेफर्ड कंसिडरेशन। सिमिलर क्वेश्चंस हमने कराए हुए हैं, जाके चेक कर लीजिए किताब में कितने ही सारे हैं। इन्होंने तो अब डाला है, हमने पहले ही करे हुए हैं। क्लियर है?
बिलो आर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2003। शेयर्स कब खरीदे थे? 1/4/2001। ये तो 2 साल बाद की बैलेंस शीट दे गया। अब पता नहीं इस फिर से गलती कर गया कि सही कर गया, क्योंकि ज्यादातर ये एक ही साल का होता है। चलो कोई बात नहीं, 2 साल का ले लेंगे, क्योंकि लिखा ही 2 साल है तो डेफर्ड कंसिडरेशन पे फिर 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा। ध्यान रखना 2 साल का सवाल है ये। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये देखो इन्वेस्टमेंट इन एसेट कॉस्ट 1000, क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड्स है तो ये 10 लाख बनता है। और वो कह रहा था कि मैंने सिर्फ ये 10 लाख ही रिकॉर्ड किया है, तो उसने एंट्री डाली हुई है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10 लाख। और वो शेयर्स भी रिकॉर्ड करने भूल गया है, और वो डेफर्ड कंसिडरेशन भी रिकॉर्ड करनी भूल गया है। इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, कैश, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स और करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। फर्दर इंफॉर्मेशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन the fair value of S Limited's plant exceeded its book value by 2 लाख। रिवैल्यूएशन, सो प्लांट को 2 लाख से रिवैल्यू करना है। प्लांट हैड अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years एट दिस डेट, एडिशनल डेप्रिसिएशन 2 साल की। द कंसोलिडेटेड गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय 258,000, तो गुडविल का इम्पेयरमेंट भी है। बहुत क्वेश्चन कराए हुए हैं मैंने इस तरह के। The A Limited Group values the NCI using the fair value method, तो NCI को fair value पे लेना है। At the date of acquisition, the fair value of 20% NCI was 3,80,000, तो बढ़िया हो गया। तो मतलब जो गुडविल है वो फुल गुडविल है, तो इम्पेयरमेंट भी फुल होगी, ठीक है ना। जो होल्डिंग का हिस्सा है वो NCI से माइनस होगा। यहाँ हम ऐसा करेंगे ना, हम तो जो इसका समरी ऑफ नेट एसेट्स बनाएंगे वही पोस्ट एक्विजिशन से ही हम गुडविल उठा के माइनस कर देंगे। सो अपना दोनों ट्रीटमेंट हो जाते हैं। फुल गुडविल में हमें अलग अलग ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती। पार्शियल गुडविल होती तो फिर हम कंसोलिडेटेड पीएल से माइनस करते हैं। आई होप सो आपको ये बातें याद हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, नोट्स टू अकाउंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड। हम बनाने भी नहीं वाले थे वैसे भी। सो मैं दिखाना नहीं चाहता, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी इस तरह के कराए हुए हैं क्लास में। आइए सवाल शुरू करते हैं। सो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन करने का मज़ा ही अलग है। अभी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में इस तरह के क्वेश्चंस कम हैं, पर हमने क्लास में अपनी तरफ से 15-20 सवाल इस तरह के आपको अलग से दिए हुए हैं। हमें पता है कि आगे जाके ये क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, और ये देखो शुरू हो गया। चलिए, consolidated balance sheet of A Limited as on 31st of March 2003। 3 बोल दीजिए, 23 बोल दीजिए, जो बोलना है बोल दीजिए। चलिए जी, सो प्रॉपर बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले नंबर 1, नॉन करंट एसेट्स। सो नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाने तो हम सब कुछ यहीं पे ही एडजस्ट कर देंगे। सो नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले पीपीई, होल्डिंग का कितना है 5500, सब्सिडरी का 1500। इसमें रीवैल्यूएशन एडजस्ट करेंगे, बाद में देखते हैं। इन्वेस्टमेंट्स तो आनी नहीं है, ठीक है ना। गुडविल के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। नंबर 2, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, यही हमारा तरीका होता है क्वेश्चन करने का। हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 650। उसके बाद रिसीवेबल्स हैं तो इसको फाइनेंशियल एसेट्स लिखना पड़ेगा। बच्चे बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। फाइनेंशियल एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल 400 + 200, इसमें भी कोई खास एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये भी 600 हो गया। कैश एंड कैश इक्वलेंट, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 200 + 50 250। सो ये हो गया जी आपका टोटल। इसी तरह से हमने सारे क्वेश्चंस क्लास में किए हुए हैं अच्छे से। नेक्स्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में थर्ड, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड्स,
तो इसमें सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, वो तो सिर्फ होल्डिंग का ही आता है 2000। रुको, इसको इनर कॉलम में लिखिए, क्योंकि उसने शेयर इशू करे थे ना, पर उसकी एंट्री डली नहीं हुई, तो वो एंट्री इसमें डालनी है। फिर कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, और एक सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आने वाला है, क्योंकि जो शेयर इशू करे हैं वो प्रीमियम पे करे हैं। ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, या तो बैलेंस शीट लास्ट में बनाओ फिर, जहां सब कुछ हो जाए। उसके बाद NCI विद इन इक्विटी ही दिखाना होता है, आप अलग से दिखा सकते हैं। NCI नंबर 5, नॉन करंट लाइबिलिटीज। डेफर्ड कंसिडरेशन आपकी करंट लाइबिलिटी होगी, सो क्योंकि वो 1 साल में ही पे होनी है, सो नॉन करंट लाइबिलिटी 3000 प्लस 400, 3400 करंट लाइबिलिटीज का वर्किंग नोट बनेगा, बिकॉज इसमें डेफर्ड कंसिडरेशन की लाइबिलिटी जोड़ी जाएगी। सो 1250 प्लस 650, और यहां पे आपका लग जाएगा टोटल। चलिए जी, सो पहले हमें वर्किंग नोट बनाने होते हैं, समरी ऑफ नेट एसेट्स निकालना पड़ेगा, गुडविल निकालना पड़ेगा, ठीक है, और NCI निकालना पड़ेगा, और कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स। पर उससे पहले हमें इस सवाल में परचेज कंसिडरेशन निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो सबसे पहले कैश पेड 10 लाख, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने शेयर इशू करे हैं? 2 लाख शेयर इशू करे हैं, क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड्स चल रहा है, तो आप भी सारा थाउजेंड्स में ही करिए, रुपीज इन थाउजेंड्स। सो 2 लाख शेयर और मार्केट प्राइस है 1.8, सो 3,60,000 हो जाएगा शायद, यस 360 प्लस डेफर्ड कंसिडरेशन, डेफर्ड कंसिडरेशन, सो 3 साल बाद पे करना है, सो 3 साल का फैक्टर लग जाएगा, फैक्टर दिया हुआ है वही यूज करेंगे 0.75, 5 लाख इंटू 0.75, 375। सो ये आ गई आपकी परचेज कंसिडरेशन, 375 प्लस 360 प्लस 1000, 1735। दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन। क्लियर है? अब लगे ही हैं तो डेफर्ड कंसिडरेशन का बैलेंस भी निकाल लें। ये पीसी किस दिन है? 1/4/2001 को, तो डेफर्ड कंसिडरेशन पे 2 साल का ब्याज लगना है। सो कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन ऑन 31 मार्च 2003, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन ऑन 31 मार्च 2003। सो मैं इसको ऐसे बना के दिखाता हूं आपके लिए। सो 1/4/2001 को आपने 375 रिकॉर्ड किया, सो 31 मार्च 2002 तक का ब्याज लगेगा, 375 का 10%, 37.5। सो लास्ट में कितना बैलेंस हो गया? 412.5। फिर इस पे ब्याज लगेगा 10%, 41.25, और लास्ट में हो गया 453.75। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, पर मैं डेफर्ड कंसिडरेशन की एंट्रीज डाल के दिखा देता हूं आपको। सो पहली एंट्री आएगी, स्टैंड अलोन में क्या एंट्रीज होनी चाहिए थी जो उसने रिकॉर्ड नहीं करी हुई। ये एंट्री स्टैंड अलोन में होनी चाहिए थी जो सवाल ने रिकॉर्ड नहीं करी हुई। तो इन्वेस्टमेंट इन
बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड कंसिडरेशन पेबल, ये पहली एंट्री। फिर दूसरी एंट्री 31 मार्च को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड कंसिडरेशन पेबल 37.5। फिर 31 मार्च 3 को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड कंसिडरेशन पेबल 41.25। क्लियर हो गई बात? मैं बार बार बोल रहा हूं, हमने इस तरह के बहुत क्वेश्चंस क्लास में कराए हुए हैं, ये नया नहीं है हमारे लिए। पर हाँ, स्टडी मटेरियल में नहीं थे इस तरह के क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल में अलग तरह के सवाल थे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। सो जिन्होंने कहीं और से पढ़ा है तो उनको हेल्प हो जाएगी इस क्वेश्चन में, अगर उन्होंने इस तरह का क्वेश्चन ना किया हुआ तो इस इंटरेस्ट का क्या करेंगे बच्चे? उसको कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग से घटाना पड़ेगा ना आपको, सेकंड इफेक्ट तो देना पड़ेगा ना आपको। और ये जो इक्विटी शेयर्स हैं जो आपने जारी किए हैं 360 के, अब इसमें भी तो प्रीमियम होगा, तो इसकी भी एंट्री होगी। इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 360 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 200 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 180। ये दो एंट्रीज उसने स्टैंड अलोन में, रादर दो क्यों, ये सारी एंट्रीज क्वेश्चन ने स्टैंड अलोन में नहीं कर रखी थी, तो ये वाली एंट्रीज करने जरूरी हैं सवाल में। ये एरर है क्वेश्चन में, क्योंकि उसने तो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट दी हुई है। सो टेक्निकली ये सारे एंट्रीज उसमें करे हुए होने चाहिए थे, पर उसने करे नहीं हुए, हमें करने पड़ेंगे। सो आइए, इक्विटी शेयर कैपिटल में 200 जोड़े होल्डिंग की, 2200, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 160, और करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा डेफर्ड कंसिडरेशन पेबल 453.75, 453.75। सो 1250 प्लस 650 प्लस 453.75, तो 2353.75। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? चलिए जी, अब अपने मेन वर्किंग नोट्स पे आते हैं। सो तीसरा वर्किंग नोट क्या बनता होता है? समरी ऑफ नेट एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड। सो डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन नेट एसेट्स कितने थे, नेट एसेट्स में ग्रोथ कितनी हुई, और डेट ऑफ कंसोलिडेशन वाले दिन नेट एसेट्स कितने थे। मतलब जिन्होंने चैप्टर अच्छे से किया हुआ है, 50 सवाल हमने इस तरह के किए हैं, तो उन्होंने तो पीएचडी कर रखी है इस पे। बताओ जी, पहली लाइन में दिया हुआ है जिस दिन हमने शेयर्स खरीदे उस दिन सब्सिडरी की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। 5 लाख बोले तो 500, और उस दिन रिटेन्ड अर्निंग्स कितना था? 125। ये कब है? 1/4/2001। ये कब है? 31 मार्च 2003। अब हुआ क्या? 31 मार्च 2003 को शेयर कैपिटल तो 500 ही है, पर रिटेन्ड अर्निंग 300 हो गई। ये कहां से देखा मैंने? बैलेंस शीट से। ये रहा कि 31 मार्च 2003 को उसके नेट एसेट्स कितने थे। तो ग्रोथ हुई है जी नेट एसेट्स में, बिल्कुल हुई है, 175 की ग्रोथ हुई है, बिल्कुल। सो ये आ गया 175, ये 625। अब पीपी की फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है, कितने से? 2 लाख, प्लस रीवैल्यूएशन गेन ऑन प्लांट 200, और इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी 5 साल उसकी लाइफ है, माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 200 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 80। ओके, गुडविल की इंपेयरमेंट हुई है 258 की। क्योंकि ये फुल गुडविल है तो हम इसको समरी ऑफ नेट एसेट से ही माइनस कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है?
कि आप एनसीआई का हिस्सा एनसीआई में से माइनस करो और होल्डिंग का हिस्सा कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग से माइनस करो, पर यहां कर देंगे सबसे बढ़िया हो जाएगा 258। लो जी, ये आ गए जी आपके नेट एसेट्स। सो डेट ऑफ एक्विजिशन पे 825, तो 175 माइनस 80 माइनस 258 163 नेगेटिव। वो इसलिए नेगेटिव है क्योंकि हमने गुडविल यहां से माइनस कर दी है। सो 163 का नेगेटिव बैलेंस। तो इसमें ए लिमिटेड ने कितना हिस्सा खरीदा हुआ है 80% और एनसीआई का कितना 20% पोस्ट एक्विजिशन में, है ना। सो 130.4 नेगेटिव और 32.6 नेगेटिव। मैं फिर बोल रहा हूं, गुडविल इंपेयरमेंट को आप यहां ना माइनस करिए, एनसीआई का हिस्सा एनसीआई से, होल्डिंग का हिस्सा रिटेन्ड अर्निंग से माइनस कर सकते हैं। आइए जी, गुडविल, एनसीआई, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। सो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि परचेज कंसिडरेशन 1735 प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई वो दिया हुआ है 380 माइनस नेट एसेट्स ऑन एक्विजिशन डेट, या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स भी बोल सकते हैं, कितना है 825। सो ये आ गई जी आपकी गुडविल 1735 प्लस 380 माइनस 825 1290, पर इसमें से गुडविल इम्पेयरमेंट भी हुई है कितनी 258। सो नेट गुडविल आपकी कितनी बची 1032। क्लियर हो गया। सो एनसीआई का फेयर वैल्यू शुरू में कितना है 380 प्लस ग्रोथ, तो ग्रोथ तो नेगेटिव है 32.60 माइनस, सो 380 माइनस 32.60 347.40, ये आपका निकल के आ गया एनसीआई। सीआरई रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ ए लिमिटेड कितना दिया हुआ है 1400, ग्रोथ नेगेटिव है 130.40, और एक इसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड कंसिडरेशन, कितना टोटल ब्याज था 37.5 प्लस 41.25 78.75, और तो कुछ नहीं था, नहीं, बाकी हम सब लिख चुके हैं। सो 1400 माइनस 130.4 माइनस 78.75 1190.85। बस जी, हो गया सवाल। चलिए जी, सो गुडविल है 1032 की। सो हमारे लिए तो ये ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन था। रीवैल्यूएशन गेन कितना है 200 और एडिशनल डेप्रिसिएशन 80, सो प्लस 200 माइनस 80 5500 प्लस 1500 प्लस 200 माइनस 80 7120। सीआरई कितना है 1190.85, एनसीआई कितना है 347.40। चलिए जी, प्रभु का नाम लीजिए और टोटल लगाइए 7120 1032 650 600 250 9652 2200 1190.85 160 347.4 3400 2353.75, बिल्कुल टैली हो गया जी 9652।
सो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस अब आगे बहुत आने वाले हैं। हमने बुक में काफ़ी कवर करे हुए हैं, एक बार ज़रा देख ही लें। जो बच्चे देखना चाहते हैं कि हमने बुक में कवर करे हुए कि नहीं करे हुए, कहीं वो याद ही नहीं होता ना क्या पढ़ा हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस बच्चे इसी तरह के हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये तो चलो एसोसिएट वाले हैं, जो बिना एसोसिएट वाले भी हमने कवर किए हुए हैं। दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं ये सारे इसी तरह के ही हैं। आई थिंक यही सवाल आया हुआ है। ओल्ले सीधा ही निकल आया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 71 यही आया हुआ है। 5500, 1500, 1000, इन्वेंट 7650। अरे यही क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने हमें दोबारा करा दिया। हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 71 है और ये कोई स्टडी मटेरियल का नहीं है। जो कहते हैं ना क्वेश्चन हमेशा स्टडी मटेरियल से ही आते हैं, जरूरी नहीं है बच्चे। तो ये क्वेश्चन बाहर से हमने लिया हुआ है, तो इंस्टीट्यूट ने भी वही सवाल लिया। देखो सेम ही क्वेश्चन है, रादर ये पॉइंट हटा दिया बीच में से ब्रांड का। ये बढ़िया पॉइंट था कि इनटेंजिबल एसेट्स की भी फेयर वैल्यू बढ़ रही थी, वो उन्होंने पॉइंट ही हटा दिया, बाकी सारा कुछ सेम। ये देखो 3,80,000 एनसीआई की वैल्यू। सो मैंने दोबारा करा दिया जी, अब तो करा दिया, क्या कर सकते। चलो उनका फायदा हो जाएगा जिन्होंने ये पुराने क्वेश्चंस नहीं कर रखे होते, या जिनको याद नहीं होते, या जिन्होंने ये क्वेश्चन करे ही नहीं हुए, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल में तो इस तरह का एक भी क्वेश्चन नहीं है। पर हमने इस तरह के नीचे भी काफ़ी करा रखे हैं। अब पता लगा ना कि इधर उधर से भी क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? बाई चांस निकल आया, मैंने नहीं देखा था कि ये हमारी बुक का ही क्वेश्चन है, पर मुझे इतना पता था कि सिमिलर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में करे हुए हैं। चलिए इसको लिखना है तो लिख लीजिए, पॉज करिए, ऊपर करेंगे। वैसे तो मैं नोट्स दे दूंगा, फिर भी जो साथ साथ लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए सो आराम से बच्चे आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। सो सिंपल सा ही आरटीपी है जी, सॉरी एमटीपी है, कुछ तंग तो कर नहीं रहा। सो ये थे जी आपका क्वेश्चन नंबर 3। सो ये क्वेश्चन हमने पूरा करा दिया, हालांकि कराने लायक ये भी नहीं था। 4A बच्चे, ये अगेन इंड AS 102 का है, शेयर बेस्ड पेमेंट। जो लास्ट में नहीं पढ़ते हम कि शेयर बेस्ड पेमेंट विद कैश ऑल्टरनेटिव, कि एम्प्लॉय की मर्जी है कि आपने शेयर्स लेने हैं तो शेयर्स ले लीजिए, कैश लेना है तो कैश ले लीजिए। आई थिंक ये स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, एक बार मैं देख लूँ, अगर कुछ अलग होगा तो मैं करा दूंगा, वैसे ये कराने लायक है नहीं सवाल। सो सिमिलर डाटा, बिल्कुल सिंपल सा डाटा दिया हुआ है। आपको पता है यहाँ आपको ये मान के करना होता है कि एम्प्लॉय शेयर ही ले, सॉरी कैश ही लेगा, और हम शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। पर अगर आपका एक्सेस आ रहा है इक्विटी में तो उतने का इक्विटी भी रिकॉर्ड किया जाता है। सो देख लेते हैं एक बार, आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन होना चाहिए। शेयर बेस्ड पेमेंट विद कैश ऑल्टरनेटिव, यही सवाल है, यही क्वेश्चन है। हाँ डाटा भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 आया जी ये वाला। सो कैश ऑल्टरनेटिव का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि हमने एम्प्लॉय को बोला है कि तू शेयर्स लेने होंगे तो शेयर्स ले लेना, कैश लेना होगा कैश ले लेना। तो हम हमेशा मान के अकाउंटिंग करते हैं कि वो कैश लेगा, और हम प्रोविजन फॉर लाइफ सार बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं, लाइबिलिटी बनाते हैं। बट अगर आपका इक्विटी कंपोनेंट एक्सेस आ रहा है तो उतने का शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व भी बनाया जाता है। सो बाकी आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे बच्चे। मैं न्यू क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसमें। सो लिखना है, लिख लीजिए, रेफर क्वेश्चन 13 ऑफ इंड AS 102, अपनी बुक का। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का कुछ और होगा, तो सेम क्वेश्चन कराने का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ तो कराना है अगर कोई नई चीज़ है। कंसोलिडेशन मैंने इसलिए करा दिया कि हर एक ने ये क्वेश्चन करा नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी और भी बच्चे देखेंगे। सो सबने ये क्वेश्चन करा नहीं होता, इसलिए मैंने करा दिया। ये सबने करा होता है, इसलिए ये कराने की जरूरत नहीं है। 4A आइए जी, 4B 6 मार्क्स का।
ये इंड एज 103 का है, अगेन गुडविल निकालनी है, बट डेफर्ड टैक्स है साथ में, तो अब ये कोई नया पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नया है, सो मैं करा जरूर देता हूँ, क्वेश्चन नया है, इस तरह का क्वेश्चन है नहीं, पर हाँ इस तरह के और बहुत क्वेश्चंस किए हुए हैं। ऑन 1/4/2001 A Limited acquired 12 crore shares representing 80% stake in B Limited by means of cash payment of 25 करोड़। तो आपने 80% स्टेक लिया है 25 करोड़ कैश देके। It is the group policy to value the non-controlling interest in subsidiary at a fair value। तो NCI fair value पे लेना है। Market value of equity share in B Limited at 1/4/2001 can be used for this purpose। कह रहे जो शेयर का मार्केट प्राइस होगा उसी के बेस पे ही आप फेयर वैल्यू ले लीजिएगा, मतलब वो फेयर वैल्यू की जगह आपको शेयर का मार्केट प्राइस देने वाला है। ऑन 1/4/2001 द मार्केट वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड शेयर वॉज 2 रुपये, ये देखो दिया ही हुआ है। तो उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर देखना पड़ेगा, एनसीआई के 20% इंटू 2 करोगे तो एनसीआई की फेयर वैल्यू आ जाएगी। On 1/4/2001, the individual financial statements of B Limited showed the net assets at 23 करोड़। तो उस दिन के नेट एसेट्स दिए हुए हैं 23 करोड़। The directors of A Limited carried out a fair value exercise to measure the identifiable assets and liabilities of B Limited at 1/4/2001। उन्होंने कुछ और भी एसेट्स और लाइबिलिटीज की फेयर वैल्यू मेजर की है। फॉलोइंग मैटर्स इमर्ज, मतलब ये जो वैल्यू होगी ये कौन सी वैल्यू होगी, बुक वैल्यू होगी। ये जो 23 करोड़ दी हुई है ये बुक वैल्यू होगी, फेयर वैल्यू की चर्चा वो नीचे अलग से कर रहा है। प्रॉपर्टी हैविंग अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 15 करोड़ एट 1/4/2001 हैड एन एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ 18 करोड़। सो 3 करोड़ से प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करना पड़ेगा। प्लांट एंड इक्विपमेंट हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 11 करोड़ एट 1/4/2001 हैड एन एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ 13 करोड़। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट को भी 2 करोड़ से रिवैल्यू करना पड़ेगा। इन्वेंट्री इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड इज शोन एट अ कॉस्ट ऑफ 2.5 करोड़ और उसकी फेयर वैल्यू 3 करोड़। तो सारे एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाना है, रिवैल्यूएशन गेन ही है। The fair value adjustments have not been reflected in the individual financial statements of B Limited। ये जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 23 करोड़ था, मैंने तो पहले लिख दिया था कि ये बुक वैल्यू होगा, क्योंकि फेयर वैल्यू इंडिविजुअल में वो क्यों करेगा, ठीक है ना। इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स विल बी रिगार्डेड एज टेम्पररी डिफरेंस फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग डेफर्ड टैक्स। ये ना भी लिखता, सिर्फ हमें टैक्स रेट दे दे, क्या बिजनेस कॉम्बिनेशन में इनिशियल रिकॉग्निशन पे डेफर्ड टैक्स बनता है, यस। सो ये लिखने की जरूरत नहीं है। द रेट ऑफ डेफर्ड टैक्स टू अप्लाई टू टेम्पररी डिफरेंस इज 20%। सो डेफर्ड टैक्स का रेट दिया हुआ है। कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट ऑन द अबव, पहले तो डेफर्ड टैक्स ही निकालना है, तो वो तो सिंपल है। एंड कैलकुलेट द गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन ऑफ बी लिमिटेड। आई विल कंसिडर एज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो एक तो डेफर्ड टैक्स निकालना है और दूसरा आपको गुडविल निकालनी है। आइए जी, सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, करेंगे। आइए पहले डेफर्ड टैक्स निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स 3 चीजों का बनेगा, प्रॉपर्टी, प्लांट, इन्वेंट्री। कैरिंग अमाउंट, सो कैरिंग अमाउंट इज नथिंग बट द फेयर वैल्यू, बिकॉज इंड एस 103 कहता है कि आप बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू। सो कैरिंग अमाउंट कितनी है, फेयर वैल्यू 18 करोड़ प्रॉपर्टी की, प्लांट की 13 करोड़, इन्वेंट्री की 3 करोड़। टैक्स बेस होती है बुक वैल्यू, बिकॉज टैक्स वाले थोड़ा फेयर वैल्यू कंसिडर करते हैं। सो 15 करोड़, 11 करोड़, 2.5 करोड़। सो ये आ गया आपके टेम्पररी डिफरेंस।
3 करोड़, 2 करोड़, 0.5 करोड़। टाइप बताओ। टैक्स बेस कम है तो फ्यूचर टैक्स डिडक्शन कम है, तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, बिकॉज फ्यूचर में टैक्स डिडक्शन कम मिलने वाली है तो फ्यूचर में टैक्स ज़्यादा लगने वाला है, तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। रेट कितना है? 20%। सो DTL 0.6, 0.4, 0.1, टोटल 1.1 करोड़। क्लियर है? ये भी एक लायबिलिटी मानी जाएगी। चलिए गुडविल निकालते हैं। बी, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 25 करोड़ प्लस NCI। अब उसके कितने शेयर हैं? अच्छा, 12 करोड़ उसने एक्वायर करे हैं ना, 80%। तो कंपनी के टोटल शेयर कितने होंगे? अगर 12 करोड़ 80% हैं तो ये टोटल शेयर आ गए 12 डिवाइड बाई 80%। NCI के पास है 20% शेयर, तो 12 डिवाइड बाई 8 इंटू 2, मतलब NCI के पास 3 करोड़ शेयर होंगे और 2 रुपये भाव है। सो 6 करोड़ इज द फेयर वैल्यू ऑफ NCI। क्लियर है? माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। बुक वैल्यू है 23 करोड़ प्लस रीवैल्यूएशन गेन 3, 2, 5 प्लस 5, 5.5 माइनस डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 1.1। सो 23 प्लस 5.5 माइनस 1.1, 27.4, और ये आ गई आपकी गुडविल 3.6 करोड़। सो कुछ भी नहीं है जी, घटिया सवाल हैं, हल्के से, घटिया नहीं कह सकते, हल्के सवाल हैं। कोई ऐसा आपको तंग करने लायक ये क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। चलिए, जो लिखना चाहता है लिख ले। सो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4B। क्वेश्चन नंबर 4B। ओके है जी, पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए, बाकी क्वेश्चन नया था सो मैंने करा दिया। कॉन्सेप्ट तो पूरे MTP में कोई नया है ही नहीं कि मतलब कोई नई चीज आ गई हो। जैसे RTP में एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही क्वेश्चन में नया पढ़ा दिया था, पर यहां कॉन्सेप्ट नया कोई नहीं है। क्लियर है? आइए जी, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, कहाँ गया ये राज। सो क्वेश्चन नंबर 4A नहीं किया था हमने, वो बुक का था। 4B हो गया। 4C, सो ये इंड AS 34 का है और इंड AS 34 से टैक्स कैलकुलेशन का सम ही ज़्यादा पूछा जाता है। और ये भी वही क्वेश्चन है, बहुत इजी सवाल है, कर लेते हैं। पढ़िए जी। नारायण लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आस्क यू टू कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस फॉर ईच क्वार्टर, assuming that there is no difference between the taxable income and the estimated accounting income। मतलब कोई टेम्पररी डिफरेंस नहीं है, वो आपसे टैक्स एक्सपेंस निकलवाना चाहता है और कह रहा है कि टेम्पररी डिफरेंस कोई नहीं है। एस्टिमेटेड ग्रॉस एनुअल इनकम है 33 लाख इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल गेन ऑफ 8 लाख। क्वार्टर 1 की एस्टिमेटेड इनकम 7 लाख, क्वार्टर 2 की 8 लाख, क्वार्टर 3 इंक्लूडिंग कैपिटल गेन 8 लाख 12 लाख, क्वार्टर 4 की 6 लाख। टैक्स रेट कैपिटल गेन का है 12%,
अदर इनकम, पहली 5 लाख का 30%, बैलेंस इनकम का 40%। सो इंटरम रिपोर्टिंग के केस में टैक्स कैसे निकालते हैं? सो पहले आपको इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स निकालना पड़ेगा। वही इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स को यूज़ करके आप हर एक क्वार्टर का टैक्स भी निकाल सकते हैं। सो इफेक्टिव रेट निकालते समय अगर कोई स्पेशल टैक्स रेट्स वाले आइटम्स होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, जैसे कैपिटल गेन है। सो आइए देखते हैं। तो सब पॉइंट ए, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव टैक्स रेट, पूरे साल का इफेक्टिव टैक्स रेट निकालते हैं। तो एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन, एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन। तो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 33 लाख है, कैपिटल गेन इसमें 8 लाख है। सो ये आ गया आपका 25 लाख। अब टैक्स कैसे निकलेगा? पहले 5 लाख पे टैक्स का रेट 30% है, तो 5 लाख का 30% 1.5 लाख, बैलेंस 20 लाख। 20 लाख पे टैक्स का रेट है 40%, 8 लाख। तो टोटल टैक्स हो गया आपका कितना? 9,50,000। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है। अब हम इफेक्टिव टैक्स रेट निकाल लें। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हुए हैं। इफेक्टिव टैक्स रेट 9,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100। 9,50,000 डिवाइड बाय 25 लाख, तो पूरे साल का इफेक्टिव टैक्स रेट आता है 38%। इंड AS 34 कहता है पहले पूरे साल का एस्टिमेटेड टैक्स निकाल के इफेक्टिव टैक्स रेट निकाल लीजिए। अब हर क्वार्टर पे लगा लीजिए। सो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस ऑफ ईच क्वार्टर। कैपिटल गेन को क्यों हटा दिया? बिकॉज उसका स्पेशल टैक्स रेट है 12%। तो कैपिटल गेन जिस क्वार्टर में अराइज होता दिख रहा होगा उसी क्वार्टर में ही उसको एडजस्ट करेंगे। सो Q1 की एस्टिमेटेड इनकम कितनी है? 7 लाख। तो 7 लाख का 38% 2,66,000। Q2 की एस्टिमेटेड इनकम कितनी है? 8 लाख। तो 8 लाख का 38% 3,04,000। Q3 की एस्टिमेटेड इनकम है 12 लाख, जिसमें 8 लाख का तो कैपिटल गेन है, तो 4 लाख की नॉर्मल इनकम हो गई और प्लस 8 लाख के ऊपर 12%। सो 4 लाख का 38% प्लस 8 लाख का 12%, 2,48,000। और Q4 का 6 लाख का 38%। सो 6 लाख का 38% 2,28,000। सो इससे आसान कोई कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए लिखना है तो लिख लीजिए प्लीज। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा।